हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है दीपक पाठक क्लासेस में। तो हम लोग, मेरे बच्चे सीए फाउंडेशन का कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं और तकरीबन 5 लेक्चर्स हमने कंपनीज एक्ट के भी लिए हुए हैं। काफी हद तक कंपनीज एक्ट आपको समझ में आ गया है और मैंने आपको बोला था 2 से 2.5 लेक्चर्स हमारे बचे हैं कंपनीज एक्ट में। तो चलते हैं कंपनीज एक्ट को अब फिनिशिंग देते हैं, थोड़ा एंड का देते हैं। लेकिन पहले वही काम एज यूजुअल, हमारा सबसे पहला रिवीजन का। तो कंपनीज एक्ट जब मैंने शुरू किया तो शुरुआत कुछ इस तरीके से करी थी कि कंपनी एक्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो है उसके अंडर में आता है। मतलब एक मिनिस्ट्री है जो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करवाती है कंपनीज एक्ट का। मिनिस्ट्री ने अपने नीचे रीजनल डायरेक्टर्स बैठा रखे। टोटल 7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं और टोटल 25 आरओसी है जो आरडी से नीचे होते हैं। 25 आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। महाराष्ट्र में 2 आरओसी है और तमिलनाडु में भी 2 आरओसी है। महाराष्ट्र के 2 आरओसी मुंबई और पुणे, और तमिलनाडु के 2 आरओसी कहां पर बैठते हैं? चेन्नई और कोयम्बटूर। ठीक है जी। फिर मैंने कंपनीज की डेफिनेशन बताई। अच्छा, उससे पहले ये बताया टोटल कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर 470 सेक्शन होते हैं। 29 चैप्टर एंड 7 शेड्यूल के अंदर पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट जो है वो डिवाइडेड है। ठीक है जी। हमने कंपनीज एक्ट शुरू किया और मैंने आपको कंपनी एक्ट के अंदर बताया कंपनी की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है। तो कंपनी मींस ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है उसको हम बोलते हैं कंपनी। 13 से पहले वाले किसी भी एक्ट में अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड थी वो भी कंपनीज एक्ट का पार्ट मानी जाएगी। उसको हम कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी बोलते हैं। ठीक है। 5 अलग अलग तरीकों की कंपनी है जो कंपनी है बट उन पर कंपनीज एक्ट नहीं लगता। पहला, बैंकिंग कंपनी पर कंपनीज एक्ट नहीं लगता, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पर नहीं लगता, इंश्योरेंस कंपनी पर नहीं लगता, स्पेशल एक्ट पे नहीं लगता। और वो कंपनीज जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर हमने कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक की बात करी, एसेंशियल्स या फीचर्स भी आप इसको बोल सकते हो। मैंने कहा एक तो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, जहां हमने सलोमन और मकोरा का केस किया था। फिर मैंने आपको बताया कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन और लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ठीक है। अगला टॉपिक हमने पढ़ा कि कुछ लोग होते हैं जो फायदा उठाते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट का। मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं और मैं फायदा उठा रहा हूं सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट का, तो ये नहीं चलेगा। अगर ये होता है तो यहां पर लिफ्टिंग हो जाएगी। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील हम लोगों ने पढ़ा, जहां पर 5 टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए मैंने। एक, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, सर डिनशो मैनेजी पेटेट का केस पढ़ाया था, और फ्रॉड वाला गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। इनेमी कैरेक्टर में डाइमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल रबर एंड टायर कंपनी। और अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन में वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री। और एक लाइसेंस वाली ट्रांसपोर्ट वाली कंपनी थी जो लाइसेंस लेने के लिए सब्सिडरी का इस्तेमाल करती है। डन है बेटे। फिर हमने काइंड्स ऑफ या क्लासेस ऑफ कंपनीज स्टार्ट किया। क्लासेस ऑफ कंपनीज में मैंने आपको कई सारी कंपनीज के बारे में बताया। मैंने सबसे पहले आपको 1 पर्सन कंपनी के बारे में बताया। 1 पर्सन कंपनी वो कंपनी होती है, सेक्शन 2 ब्रैकेट 62 कहता है, एक सिंगल पर्सन जो है वो ओपीसी बना सकता है, क्योंकि कंपनी का जो है परपेचुअल सक्सेशन होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो सिंगल पर्सन के साथ में नॉमिनी भी होना जरूरी है। दोनों ही पर्सन भारत के सिटीजन होने चाहिए और रेजिडेंट होने चाहिए। तो रेजिडेंट होने के लिए 120 दिन वो भारत के अंदर रहे हो। क्लियर है बेटे? तो ये हमारी बात हुई। फिर हमने बात करी प्राइवेट कंपनी की। सेक्शन 2 ब्रैकेट 68 कहता है प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी जिसकी, पहली बात, कोई पेड अप शेयर कैपिटल अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2, मैक्सिमम 200। जॉइंट होल्डर्स मैक्सिमम जो हो सकते हैं, जॉइंट होल्डर को एक ही मेंबर माना जाएगा और मैक्सिमम जॉइंट होल्डिंग जो है वो 3 होती है। 3 बंदे मिलकर शेयर ले सकते हैं किसी कंपनी का। डन है। फिर हमने बात करी कि एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी को, अगर प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय को प्राइवेट कंपनी ने कोई शेयर्स दिए तो उस एम्प्लॉय को मेंबर नहीं माना जाएगा। हालांकि
उसको मेंबरशिप के सारे राइट्स मिलेंगे, डिविडेंड वगैरह सब मिलेगा, बट वो मेंबर काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी मैंने बता दिया था, ताकि 200 मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर की लिमिट क्रॉस ना हो। फिर कुछ रेस्ट्रिक्शन है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर में। प्राइवेट कंपनी में अगर आप अपने शेयर्स ट्रांसफर करना चाहते हो तो फिर आपको जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी में नाम के एंड में आपको प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ता है। तो ये हमने प्राइवेट कंपनी की बात करी। फिर हमने पब्लिक कंपनी की बात करी, सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट 71, जो कि कहता है पब्लिक कंपनी मींस ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। और पब्लिक कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी है तो 100% वो सब्सिडरी भी अब पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी, चाहे सब्सिडरी क्या हो, चाहे सब्सिडरी प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो। तो होल्डिंग और सब्सिडरी के बारे में मैंने आपको एक साथ बताया। सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट 46 एंड 2 ब्रैकेट 87, 246 होल्डिंग कंपनी, 287 सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो वाली कंपनी होती है जो किसी दूसरी कंपनी के कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और 51% और उससे ज्यादा वोटिंग पावर या शेयर कैपिटल होल्ड कर लेती है। तो जिसने होल्ड किया उसको होल्डिंग कंपनी कहते हैं, जिसका होल्ड किया उसको क्या कहते हैं, उसको सब्सिडरी कंपनी कहते हैं, ठीक है। फिर हमने बात करी लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी की। तो लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जो भारत में किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने आप को लिस्ट करवाती है, जहां पर एक लिस्टिंग एग्रीमेंट साइन होता है कंपनी का और स्टॉक मार्केट का, ताकि कंपनी अपने शेयर्स जो इश्यू कर सके वो उस स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट के जरिए कर सके। इसको बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी क्या होती है, वो कंपनी जो लिस्टेड नहीं होती वो अनलिस्टेड कंपनी होती है, ठीक है जी। हमने फिर अगली कंपनी की बात करी स्मॉल कंपनी की। सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट 85 ये कहता है स्मॉल कंपनी वो वाली कंपनी होती है जिसमें अभी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ रुपए एंड टर्नओवर जो है वो 40 करोड़ रुपए का किसी कंपनी का है, तो वो अभी स्मॉल कंपनी के दायरे में आती है। हालांकि जो गवर्नमेंट है वो फ्यूचर में 10 करोड़ रुपए तक पेड अप कैपिटल और 100 करोड़ रुपए तक टर्नओवर को बढ़ा सकती है, बट फिलहाल आप लोगों के एग्जाम के लिए जो न्यूली अमेंडेड स्मॉल कंपनी है वो कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 4 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 100 करोड़ होता है, उस कंपनी को हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल कंपनी। डन है। फिर हम लोगों ने बात करी गवर्नमेंट कंपनी की। तो गवर्नमेंट कंपनी वो वाली कंपनी होती है भारत में कोई भी ऐसी कंपनी जिस कंपनी के अंदर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र की सरकार का, या स्टेट गवर्नमेंट का, या सेंट्रल और स्टेट मिलकर, या दो से ज्यादा स्टेट मिलकर 51% या उससे ज्यादा कैपिटल किसी भी कंपनी का होल्ड कर लेते हैं, तो उस कंपनी को हम लोग क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं, ठीक है। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था अपना फॉरेन कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया था। ये वो कंपनी होती है जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया में, बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर है, इंडिया में। सैमसंग इज द एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एंड देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज which are incorporated outside India but their place of business is in India. All well. तो आप यहां तक हम लोगों ने अभी तक पढ़ाई करी है। उम्मीद है आपको मेरी ये रिवीजन समझ में आई होगी। क्लियर है बच्चे? तो चलते हैं अब आगे चलने से पहले मेरे बच्चे, मैं आप लोगों के लिए ये वीडियोस लेकर आ रहा हूं, आप लोग देख रहे हो। तकरीबन 70 to 80 स्टूडेंट राइट नाउ अभी मेरी वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं, कॉन्टिन्यूस देख रहे हैं। 70 से 80 बच्चे, क्योंकि कुछ 50-60 बच्चों के तो मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं डाउट्स पूछने के लिए। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस सेशन में कुछ 70-80 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लगातार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और फर्स्ट टाइम मैं ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूं कंसिस्टेंसी में। तो आप लोग ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। मैं बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को मेरी इस वीडियो को जरूर रेफर करें, ताकि उनका भी लॉ सब्जेक्ट तो कम से कम बहुत अच्छा हो जाए। आप लोग बच्चे लाइब्रेरी में जाते हो पढ़ने के लिए, आप लोग इंस्टीट्यूट्स में जाते हो पढ़ने के लिए, तो आपके पास जो अपने दोस्तों का स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छा होता है। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को एक बार जरूर कहें कि आप इन वीडियोस को देखो। आप चाहे किसी भी टाइम में इन वीडियोस को देखो, मैं गारंटी दे रहा हूं ऐसा लॉ जो है इतने कम समय के अकॉर्डिंगली, देखो मैं चाहूं तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे मैं 1-1 घंटे में चर्चा कर सकता हूं, बट आप लोगों के पास वो समय अभी नहीं है, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, हमें फिलहाल सीए फाउंडेशन का लॉ पास करना है अच्छे नंबरों से। तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज जो है वो यहां पर हम लोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल को प्रॉपर पकड़ा हुआ है। और 20 अप्रैल तक हम लोग प्रयास करने वाले हैं कि आप लोगों का सिलेबस जो है वो 100% जो है वो पैक करें, ताकि 20 अप्रैल के बाद आपकी राइटिंग प्रैक्टिस और रिविजनरी सेशंस को हम लोग स्टार्ट कर सके। अभी ऑलमोस्ट हमारे पास कुछ 26 से 27 दिन बचे हुए हैं। 26 से 27 दिनों में हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आप लोग साथ साथ बने रहें और वीडियोस को जरूर फॉरवर्ड करें। आप कन्विंस करें अपने दोस्तों को कि आप प्लीज हमारी ये वाली वीडियो देखो। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वापस आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, तो पहले मैं इसको यहां पर बताना चाहूंगा बेटे, एक ना सेक्शन है सेक्शन 8। उस सेक्शन 8 के अंदर उन कंपनियों को डाला हुआ है जो कंपनी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाली होती है। वो कंपनी जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट में काम करना चाहती है उसको हम सेक्शन 8 कंपनी कहते हैं, क्योंकि सेक्शन 8 में सिर्फ एक ही कंपनी को जो है वो डाला हुआ है। और सेक्शन नंबर 7 में नॉर्मल कंपनियों का इनकॉर्पोरेशन होता है। वो कंपनी जो बिजनेस करती है वो सेक्शन 7 में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती है, हम लोग चर्चा करेंगे आगे। और सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी होती है जो बिजनेस नहीं करती, जिनका ऑब्जेक्ट होता है प्रमोट करना आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, रिलीजन, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट, कुल मिलाकर वो एनवायरमेंट, सोसाइटी में रहने वाले लोगों का भला करने के लिए, उनको बेनिफिट देने के लिए वो कंपनीज जो है वो रजिस्टर्ड होती है। आपने नाम सुना होगा एनजीओज, एनपीओज जो होते हैं वो सेक्शन 8 कंपनी के कैटेगरी में आते हैं। और इनका नाम देखो यहां पर खुद ही लिखा हुआ है, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट कंपनी। मतलब वो कंपनी जिनका ऑब्जेक्ट होता है कंपनी बनाकर चैरिटी करना, लोगों से दान लेना और लोगों को ही वापस दे देना। जैसे कई सारी कंपनीज भारत के अंदर है, रिलायंस का भी एक फाउंडेशन है, और खैर वो तो बहुत ही थोड़ा हायर लेवल का फाउंडेशन है। छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो क्या करती है, जो लोगों से डोनेशन कलेक्ट करती है, और डोनेशन कलेक्ट करने के बाद वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर उस पैसे को लगा देती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा रक्तदान शिविर, आपने देखा होगा वो जो जिनकी आंखें नहीं होती, जो ब्लाइंड होते हैं, जो डिसेबल पर्सन होते हैं, तो कई सारी एनजीओज होती हैं जो उन ब्लाइंड डिसेबल पर्सन को जो है वो ऐसे ऐसे गैजेट्स प्रोवाइड करती है जिनसे उनकी लाइफ जो है थोड़ी इजी हो जाए। मेरे एक संपर्क में मेरे एक जानकार हैं जो किसी एनजीओ के अंदर काम भी करते हैं, और तकरीबन 25 साल से वो वहां पर काम कर रहे हैं। एक्चुअली में वो मेरे जानकार नहीं, मेरे स्टूडेंट हैं, और वो अब चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर रहे हैं एट द एज ऑफ 47। तो वो मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं, तो मैं उनसे कभी कभी बातें करता हूं, तो वो बताते हैं कि सर हमारे एनजीओस में क्या होता है, हम लोग जितने भी ब्लाइंड और डिसेबल पर्सन हैं उन सबको अलग अलग गैजेट्स प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे टैबलेट हो गया, और चलने की वो जो बैसाखी होती है, और आइस के लिए वो लोग ऑपरेशन करवाते हैं। तो वो सारा पैसा खर्च वही कंपनी करती है। तो सर उन कंपनियों पे पैसा आता कहां से? तो वो कंपनी डोनेशन लेती है लोगों से। क्लियर है? अब सुनना ध्यान से। सेक्शन 8 कंपनी एक चैरिटेबल ऑब्जेक्ट की कंपनी होती है। वो कंपनी जिसका ऑब्जेक्ट होता है टू प्रमोट करना आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कल्चर, मेडिकल या हेल्थ इसको बोलते हैं, एजुकेशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो सोसाइटी के लोगों के फेवर में है, उसके लिए ये कंपनी अपने आप को रजिस्टर्ड करती है। तो अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होती है? तो देखो जी, कोई भी बंदा इस तरीके से ऐसे ही चैरिटेबल ऑब्जेक्ट की कंपनी नहीं खोल सकता। उसको सबसे पहला स्टेप है, उसको लाइसेंस लेना पड़ता है। किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से।
ठीक है। फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर जो दे रखी है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को दे रखी है, आरओसी, मतलब आरओसी ही सेंट्रल गवर्नमेंट का काम कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर इसको सौंपी हुई है, आरओसी को। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो ऐसी कंपनी जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट की कंपनी है, बनने वाली कंपनी, मतलब अभी ये इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, इनकॉर्पोरेट करने के लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से जब हम लाइसेंस लेने जाएंगे तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे कि हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं, मान लो हेल्थ को। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें लाइसेंस देगी कि आप एक ऐसी कंपनी हो जो हेल्थ को प्रमोट करोगी। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइसेंस लेने के बाद लोगों से डोनेशंस कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और डोनेशन को सिमिलर ऑब्जेक्ट के हम अंदर लगा देंगे। डन है। सिमिलर ऑब्जेक्ट मतलब हेल्थ वाले ऑब्जेक्ट में। मान लो कोई एक ऐसी कंपनी है जो डोनेशन ले रही है, लोगों से पैसा ले रही है कि वो हेल्थ सेक्टर में लोगों का भला करेगी, लेकिन उस पैसे का यूज जो है वो किसी और ऑब्जेक्ट में कर रही है अदर देन हेल्थ वाले ऑब्जेक्ट। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, जो कि अभी आरओसी को ये पावर दे रखी है। तो ये इस कंपनी के लाइसेंस को क्या कर लेंगे, वापस कर लेंगे, रिवोक कर लेंगे, और इस कंपनी का बचा हुआ बैंक बैलेंस जितना भी पैसा है वो सिमिलर ऑब्जेक्ट में काम करने वाली किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और अगर सिमिलर ऑब्जेक्ट में काम करने वाली कोई दूसरी सेक्शन 8 कंपनी नहीं है तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड है आईबीएफ, जो कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उस फंड में उस सारे के सारे पैसे को जमा कर दिया जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट पे पावर है कि वो इस सेक्शन 8 कंपनी को कन्वर्ट करके नॉर्मल कंपनी बना दे या अमेलगमेट कर दे किसी और कंपनी के साथ। अमेलगमेशन मतलब होता है मर्ज होना है, जैसे हीरो होंडा मर्ज होकर हीरो होंडा बने, और रिसेंटली अभी वोडाफोन और आइडिया मर्ज होकर वी बने, वीआई। इसको बोलते हैं अमेलगमेशन, मेरी लैंग्वेज में बोलते हैं मैरिज, शादी। वोडाफोन और आइडिया ने शादी कर ली, दोनों एक हो गए, वी। ठीक है जी। तो आरओसी पे पावर है कि वो अगर कोई ऐसी कंपनी जो अपने ऑब्जेक्ट पर काम नहीं कर रही, उस कंपनी को ऑर्डर देकर या तो कन्वर्ट करा जाएगा प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में, ऑर्डर देकर या तो अमेलगमेशन कर दिया जाएगा, या वो ज्यादा ही थोड़ा हद से पार जा रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे पावर है कि वो उस कंपनी को क्या कर सकते हैं, वाउंड अप करने का भी आदेश दे सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो ओवरऑल अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी कई सारी बातें बची हुई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर इंपॉर्टेंट भी लिख लीजिएगा। सेक्शन 8 कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसका ऑब्जेक्ट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट होता है, जिसका ऑब्जेक्ट होता है टू प्रमोट कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, रिलीजन एंड कल्चर, मेडिकल, हेल्थ, एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट। ये वो कंपनी होती है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो उसी ऑब्जेक्ट पर काम कर सकती है जिस ऑब्जेक्ट के लिए उन्होंने सेक्शन 8 कंपनी को बनाया था। बनाया कैसे होगा, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर आरओसी को दे रखी है और लाइसेंस में लिखे हुए ऑब्जेक्ट पर ही सेक्शन 8 कंपनी जो है वो काम कर सकती है। मान लो कोई सेक्शन 8 कंपनी उस ऑब्जेक्ट पर काम ना करके किसी अदरवाइज देन ऑब्जेक्ट पर काम कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे पावर है कि वो उस कंपनी को या तो कन्वर्ट करवा के नॉर्मल सेक्शन 8 कंपनी से नॉर्मल कंपनी बनवा दे, प्राइवेट या पब्लिक कंपनी, या उस कंपनी को अमेलगमेट करवा दे, या उस कंपनी का वाउंड अप करवा दे। वाउंड अप मतलब बंद करवाना। ठीक है, डन। कुछ बातें और सेक्शन 8 कंपनी के अंदर है। सेक्शन 8 कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दिया जाता। मान लो कोई सेक्शन 8 कंपनी को थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, पहली बात तो वो प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्ट की कंपनी नहीं है, लेकिन बट प्रॉफिट हो गया, तो वो प्रॉफिट का पैसा वो अपने ही मेंबर्स को डिविडेंड के तौर पर नहीं देंगे, क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी होती है जो अपने मेंबर्स को डिविडेंड देती है। सेक्शन 8 कंपनी अपने मेंबर को डिविडेंड नहीं देगी, वही प्रॉफिट वाला पैसा उठाकर वो सिमिलर ऑब्जेक्ट के अंदर खर्च करेगी, सिमिलर ऑब्जेक्ट में लगाएगी। ठीक है जी। अब दूसरी बात होती है बेटे, आप लोग जब सीए इंटर के अंदर जाओगे तो वहां पर एक चैप्टर नंबर 7 आप लोग पढ़ोगे जनरल मीटिंग का, क्योंकि लिंक यहां पर आया तो मैं आपको बताता हूं। जब भी कोई पब्लिक या प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर्स के साथ में कोई मीटिंग करती है, जनरल मीटिंग करती है, तो दो टाइप की जनरल मीटिंग होती है, एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है।
अगर कोई पब्लिक या प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर के साथ कोई जनरल मीटिंग करती है, ये डिसाइड करना कि नया डायरेक्टर कौन होगा, नया ऑडिटर कौन होगा, या डिविडेंड डिक्लेयर करना है, या कंपनी को कोई और डिसीजन लेना है, तो फिर जनरल मीटिंग तो करनी पड़ेगी। तो जब भी कंपनी कोई जनरल मीटिंग करती है तो जनरल मीटिंग के लिए उन मेंबर्स को बुलाना पड़ेगा। तो वो कंपनी इन मेंबर को बुलाती है 21 कम से कम डेज पहले, 21 डेज पहले एक नोटिस देती है। इस 21 डेज से पहले बीच में एक वर्ड है, लेकिन वो मैं अभी बता नहीं रहा हूं, चलो बताया तो 21 क्लियर डेज पहले। तो ये क्लियर शब्द का मतलब आपको क्लियर होगा सीए इंटर के अंदर, अभी ज्यादा मत्था नहीं लगाना इसमें, आप बस इतना समझ लो। नॉर्मल जो कंपनी है वो 21 दिन का नोटिस देती है। कितने दिन का? 21 दिन का। लेकिन अगर सेक्शन 8 कंपनी अपने मेंबर के साथ कोई जनरल मीटिंग करना चाहती है तो सेक्शन 8 कंपनी मात्र 14 दिन का भी नोटिस अगर देती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी चलेगा। आ गया समझ में? तो ओवरऑल हमने सेक्शन 8 कंपनी की बात करी। अब एक काम करते हैं, जरा मटेरियल के अंदर चलते हैं। मटेरियल में क्या लिखा है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, जिसको आप सेक्शन 8 कंपनी कहते हो। तो सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विच आर फॉर्म्ड टू प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एक्सेट्रा। मतलब सोसाइटी में जिन चीजों की जरूरत है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए सेक्शन 8 कंपनी बनी गई है। ये कंपनी का इंटेंट टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, मतलब दूसरी कंपनी अपने प्रॉफिट का डिविडेंड दे देती है, सेक्शन 8 कंपनी अब उस प्रॉफिट का डिविडेंड नहीं देगी, उस प्रॉफिट को वापस सिमिलर ऑब्जेक्ट के अंदर लगा देगी। ठीक है। एंड प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड ऑफ इट्स मेंबर। क्लियर है? तो कुछ एग्जांपल्स हैं सेक्शन 8 कंपनी की। फिक्की, एसोखाम, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, सीआईआई एक्सेट्रा। ये एनएससीआई है, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, ये अपना प्रगति मैदान के पास है। तो ये क्लब्स होते हैं जिसमें मेंबर्स आते हैं और यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी उनके मेंबर्स को करवाई जाती है। तो कई सारे लोग जो है, बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स पर्सन बने हैं, वो सब इस एनएससीआई क्लब के अंदर जो है इनकी हेल्प से ही बने हैं। ठीक है। एक फिक्की है। तो ये सारे अलग अलग सेक्शन 8 कंपनीज हैं। बहुत सारी सेक्शन 8 कंपनियां, अगर आप गूगल करते हो तो आपको 100 से ज्यादा सेक्शन 8 कंपनी वहां पर नजर आ जाएगी। बस आप इतना समझ लो, वो कंपनी जिनका ऑब्जेक्ट होता है चैरिटेबल वाला, प्रमोट करना कॉमर्स को, आर्ट्स को, साइंस को, रिलीजन को, एजुकेशन को, मेडिकल, हेल्थ, एनवायरनमेंट, सोशल वेलफेयर एक्सेट्रा। सही है जी। अब ये कह रहा है, सबसे पहली बात, आप जब भी सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहोगे तो उस समय पर आपको लेना पड़ेगा लाइसेंस। क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की टू इशू द लाइसेंस। तो यहां पर मैंने आपको बताया सीजी की पावर फिलहाल जो डेलीगेट कर रखी है वो कर रखी है किसको? आरओसी को। मतलब आरओसी सेक्शन 8 कंपनी को लाइसेंस देता है और आरओसी उस समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम कर रहा है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दी है आरओसी को कि आप काम करो मेरे बिहाफ पर। क्लियर है? तो सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 अलाउ द सीजी टू रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज ए कंपनी विद लिमिटेड लाइबिलिटी विदाउट द एडिशन ऑफ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। तो एक और नई बात आ गई। अगर आप पब्लिक कंपनी की बात करेंगे तो पब्लिक कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड लिखा होता है, और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो उनके नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी के अंत में कोई भी लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लिखने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे यहां है नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड वर्ड नहीं लिखा, बस ये एक कंपनी होती है विद लिमिटेड लाइबिलिटी। तो इनको क्या इश्यू करते हैं? लाइसेंस। ठीक है। तो फिर क्या करते हैं? द रजिस्ट्रार शेल ऑन एप्लीकेशन रजिस्टर। रजिस्ट्रार कौन है? आरओसी। पावर किसके पास है? आरओसी के पास। द रजिस्ट्रार शेल ऑन एप्लीकेशन रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज ए कंपनी अंडर सेक्शन 8। ऑन रजिस्ट्रेशन द कंपनी शेल एंजॉय सेम प्रिविलेज एंड ऑब्लिगेशन एज ऑफ लिमिटेड कंपनी। तो अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बन गए तो फिर आपकी जितनी राइट्स और ऑब्लिगेशन है, वो जो नॉर्मल कंपनी के राइट्स ऑब्लिगेशन होते हैं, सेम वही राइट्स ऑब्लिगेशन आपके ऊपर है। क्लियर है? बस आप प्रॉफिट कर
अपना पैसा डिविडेंड के रूप में अपने मेंबर्स को नहीं दे सकते, वो सारा पैसा आपको सिमिलर ऑब्जेक्ट के अंदर लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चा। अब ये कह रहा है रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, मतलब आपका लाइसेंस जो है वो रिवोक कर लिया जाएगा, वापस कर लिया जाएगा। तो इसमें क्या कहते हैं, कहते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस ऑफ द कंपनी वेयर द कंपनी कंट्रावेंस मतलब कुछ गलत कर रही है, और अगर आप गलत करोगे तो आपका लाइसेंस रिवोक कर लिया जाएगा। एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ दिस सेक्शन, अगर मान लो कि अपने मेंबर्स को वो डिविडेंड बांट रहे हैं, तो रूल क्या है, डिविडेंड नहीं बांट सकते प्रॉफिट करने के बाद, और ये बात पता लग गई सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पावर है वो उनके लाइसेंस को क्या कर लेंगे, रिवोक कर लेंगे। डन। Subject to which a license is issued or where the affairs of the company are conducted fraudulently or violative of the object of the company. फ्रॉड कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, भाई दुनिया से डोनेशन ले रहे हैं और इस नाम से डोनेशन ले रहे हैं कि जो ब्लाइंड पीपल है उनका ऑपरेशन कराया जाएगा, जो डिसेबल पर्सन है उनको इक्विपमेंट दिए जाएंगे चलने के, लेकिन सारा का सारा पैसा वो पर्सनल अपनी जेब के अंदर रख रहे हैं, तो उनके लाइसेंस को रिवोक कर लिया जाएगा। और प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ आप कोई काम कर रहे हो, मान लो आपने कोई सेक्शन 8 कंपनी बनाई, लोगों से दान ले रहे हो और वो सारा का सारा पैसा किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या किसी ऐसी एंटी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो सीजी आपके लाइसेंस को रिवोक कर लेगी। एंड ऑन रिवोकेशन द रजिस्ट्रार, क्योंकि सीजी की पावर किसको मिली हुई है, रजिस्ट्रार को, शेल पुट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड भी लगा सकता है। तो मैंने अभी बताया ना 3 काम हो सकते हैं। देखो, अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट से बियॉन्ड काम किया तो आरओसी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, वो कंपनी सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस रिवोक कर उसको नॉर्मल कंपनी बना देगा, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, या उसको अमेलगमेशन कर देगा, या उसको वाउंड अप भी कर सकता है। लेकिन इन तीनों काम को करने से पहले एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सामने वाले पर्सन को, सेक्शन 8 कंपनी को आरओसी के द्वारा, कि तुम अपनी सफाई में अगर कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो। डन बेटे। तो शेल पुट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड अगेंस्ट द कंपनीज नेम इन द रजिस्टर, बट बिफोर सच रिवोकेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट must give it written notice to his intention to revoke the license and opportunity to be heard in the matter। अब मान लो कि अपॉर्चुनिटी दी सफाई रखने की, लेकिन सामने वाला पर्सन सेक्शन 8 कंपनी अपनी सफाई नहीं दे पाया, प्रूव हो गया कि इस बंदे ने ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड जाकर काम किया है, पैसों का मिसयूज किया है, गलत चीजें की हैं, तो अब ऑर्डर आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस रिवोक करने का। तो वेयर अ लाइसेंस इज रिवोक देन द सीजी मे इन द पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्डर दैट कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शुड बी amalgamated with another company registered under this section having similar object to form a single company with such constitution, property, power, right, interest, authority and privilege, and with such liability, duty and obligation as may be specified in the order, or the company be wound up। हुआ क्या, लाइसेंस रिवोक करा, अब जिस सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस रिवोक करा उसको अमालगमेट कर दिया किसी और सेक्शन 8 कंपनी से, दोनों को मर्ज कर दिया। मैं आपको ऐसे बताता हूं, देखो क्या हुआ। एक ए सेक्शन 8 कंपनी है, इसने अपने ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड जाकर काम किया, ठीक है, सीजी को पता लग गया। सीजी ने क्या करा, इस सेक्शन 8 कंपनी के लाइसेंस को क्या कर लिया, रिवोक कर लिया, ठीक है। अब ये सेक्शन 8 कंपनी, सीजी पे पावर है कि सेक्शन 8 कंपनी को ये अमालगमेट कर देगी। अमालगमेट करना मतलब होता है एक तरीके से मिला देना, मर्ज कर देना किसी भी सेक्शन 8 कंपनी के साथ जो सिमिलर ऑब्जेक्ट में काम कर रही है, तो इसको मर्ज करके इसके पास पहुंचा दिया जाएगा और सारी राइट्स, ड्यूटी, पावर वगैरह सब जो है वो यहां पर आ जाएंगी। क्लियर है। तो ये सब कुछ स्पेसिफाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, या बात थोड़ी सी ज्यादा है तो इस कंपनी का क्या कर दिया जाएगा, और द कंपनी भी वाउंड अप। बंद करो भाई इसको, बहुत हो गया तुम्हारा। डन है। अब यहां पर पेनल्टी की बात करेंगे, अगर कोई कंट्रावेंशन किया है तो पेनल्टी की बात करेंगे, जरा ध्यान से सुनना पेनल्टी के बारे में। तो कहता है इफ अ कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट लेड डाउन इन दिस सेक्शन द कंपनी शैल विदाउट प्रिजुडिस टू एनी अदर एक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन बी पनिशेबल विद फाइन। फाइन क्या होगा, कंपनी पे फाइन लग रहा है बेटे, इसको आप लोग
अंडरलाइन करो, कंपनी पे फाइन लग रहा है नॉट लेस देन 10 लाख रुपए, बट बढ़कर कितना हो जाएगा 1 करोड़ रुपए तक। पहली बात मैं लिख देता हूं साइड में, कंपनी पे फाइन लगेगा 10 लाख से 1 करोड़ रुपए का, लेकिन कंपनी तो आर्टिफिशियल है। कंपनी अगर आर्टिफिशियल है तो फिर अब कंपनी के नाम पर ये सारे काम किए किसने होंगे? पक्का कंपनी के डायरेक्टर्स ने और दूसरे ऑफिसर ने। तो डायरेक्टर्स एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 रुपीज बट मे एक्सटेंड टू 25 लाख। मतलब दूसरी पॉइंट, कंपनी पे 10 लाख से 1 करोड़ रुपए और डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स पे 25,000 रुपए से 25 लाख रुपए तक फाइन जाएगा। नोट कर लो बहुत अच्छे तरीके से ये वाली लाइन को, बहुत अच्छे से नोट कर लो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत सीरियस सेक्शन है, आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इसीलिए इतना इन डेप्थ और इन डिटेल में आके मैं आपको ये समझा रहा हूं। ध्यान से सुनना, अगर किसी कंपनी ने जो कि सेक्शन 8 कंपनी नाम से उसने लाइसेंस लिया सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर आरओसी को दे रखी है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए लाइसेंस लिया और कंपनी जब ऑपरेट कर रही थी तो उन्होंने लोगों से पैसा डोनेशन लिया, लेकिन उस ऑब्जेक्ट में नहीं लगाया जिस ऑब्जेक्ट के लिए उसको लाइसेंस मिला है, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उसके लाइसेंस को रिवोक कर लेंगे। रिवोक करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, या तो उस सेक्शन 8 कंपनी को अमेलगमेट करेगा किसी सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ, या उसको ऑर्डर देगा वाउंडिंग अप करने का, बंद करने का, या ऑर्डर दे सकता है कन्वर्ट होने का। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी हो तो आरओसी बोलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरओसी बोलेगा कि अब आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं रहे, या तो आप पब्लिक कंपनी बन जाओगे या तो आप प्राइवेट कंपनी बन जाओगे। क्लियर है? और अब जो गलती करी है उस गलती की सजा क्या है, तो कंपनी के ऊपर जुर्माना है 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का, और डायरेक्टर और ऑफिसर के ऊपर जुर्माना है 25,000 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का। क्लियर है? तो ये हमारा सेक्शन 8 कंपनी कवर होता है। इस एक और बात है बेटे, प्रोवाइडेड दैट व्हेन इट इज प्रूव्ड दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी लाइबल फॉर एक्शन अंडर सेक्शन 447। इसके ऊपर जरा सा बढ़िया सा आप लोग क्या करो, मार्क करो पहले तो। एक मिनट बेटे, कभी कभी ये पेन रुक जाता है। इसके ऊपर मार्क करो सेक्शन नंबर 447। ठीक है, अब ये सेक्शन नंबर 447 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन नंबर 447 के बारे में अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो एक काम करते हैं, चर्चा कर ही लेते हैं। आप लोगों को ये सेक्शन नंबर 447 जो मैं बताऊंगा, ये आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, ये मेरे सीए इंटर वाले नोट्स हैं। अगर आप लोग फाउंडेशन पास हो गए और वो हो ही जाओगे, तो फाउंडेशन पास होने के बाद आप जब सीए इंटर में आएंगे, अगर आपने मुझे सेवा का मौका दिया तो जरूर आपको सीए इंटर की लॉ भी मैं पढ़ाऊंगा। और बहुत सारे बदलाव किए हैं पिछले कुछ समय में। सीए इंटर के अंदर भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से लॉ को पढ़ते हैं, और फाउंडेशन से 100% ज्यादा, मतलब 10 टाइम से भी ज्यादा मेरे ख्याल से हम लोग इंटर में भी मेहनत करते हैं, क्योंकि वहां थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ठीक है, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो आप सोचोगे पब्लिसिटी कर रहा है, तो मैं पब्लिसिटी नहीं कर रहा। मेरे को बस ये बताना है, टॉपिक देखो है ये सीए इंटर का एक टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3, उसके अंदर ये टॉपिक आता है, और ये यूनिवर्सल सेक्शन है, सेक्शन नंबर 447। ये आपको इंटर में कई जगहों पर देखने को मिलेगा। अब मैं आपको 447 एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, पहले बताऊं ये है क्या। कंपनीज एक्ट 2013 जब नया आया, तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर
कंपनीज एक्ट में लिखा गया एक सेक्शन 447 जो ये बोलता है कि कोई भी कंपनी अगर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करती हुई पकड़ी जाती है, मतलब कोई भी फ्रॉड किया किसी कंपनी ने, चाहे जानबूझकर किया चाहे कैसे भी फ्रॉड किया, बस फ्रॉड किया और ये प्रूव हो गया कि इस कंपनी ने फ्रॉड किया है, तो उस कंपनी के ऊपर पब्लिक जो है वो फ्रॉड करने के लिए उस कंपनी के ऊपर जो है वो पेनल्टी लगाई गई है और वो पेनल्टी बताई है सेक्शन 447 में। आपको ये सेक्शन पढ़ना है क्योंकि देखो अभी आ गया सेक्शन 447, तो आपको ये सेक्शन पता होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इतना नहीं है, थोड़ा आगे भी है, मैं पूरा बता दूंगा, पूरा स्क्रीनशॉट लेना है आपको, ठीक है। तो पनिशमेंट फॉर फ्रॉड तो कह रहा है सबसे पहले व्हेन इज सेक्शन 447 अट्रैक्टेड, कहता वेयर एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड, कोई बंदा जो है वो फ्रॉड की गिल्टी, मतलब वो बंदा पकड़ा गया, हाँ भी उसने फ्रॉड किया है, पता लग गया, तो उसके ऊपर फ्रॉड का पनिशमेंट लगेगा। और जो पनिशमेंट उसके ऊपर लगेगा, पहले ये चेक करना है कि उसने जो फ्रॉड किया वो पब्लिक इंटरेस्ट में किया या फ्रॉड तो था लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में इन्वॉल्व नहीं था। जैसे आपने नाम सुना होगा नीरव मोदी का, विजय माल्या का, ठीक है, इन सब ने फ्रॉड की, लेकिन इन सब के जो फ्रॉड थे वो पब्लिक इंटरेस्ट में इन्वॉल्व थे। कई ऐसे भी लोग होते हैं, कई ऐसी भी कंपनीज होती हैं जो फ्रॉड तो करती है बट उनका पब्लिक इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं होता, वो बस अथॉरिटी के खिलाफ कोई फ्रॉड करती है। क्लियर है? अगर पब्लिक इंटरेस्ट से वो फ्रॉड इन्वॉल्व था तो उनके ऊपर फाइन लगेगा और जेल भी होगी, और नहीं एंड, तो बीच में क्या है देखो बेटे, बीच में एंड है, मतलब अगर पब्लिक इंटरेस्ट में, देखो पब्लिक इंटरेस्ट में फ्रॉड का मतलब आपने मेजर काम किया है बहुत, तो पब्लिक इंटरेस्ट में अगर आपने फ्रॉड किया है तो आपके ऊपर फाइन लगेगा और साथ में आपके ऊपर इंप्रिजनमेंट भी होगी, मतलब जेल होगी आपको, ठीक है। अब वो कितना, तो फाइन है मिनिमम जितने अमाउंट का फ्रॉड किया और मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ फ्रॉड। मान लो फ्रॉड किया आपने 30 लाख रुपए का, तो कम से कम 30 लाख रुपए तो आपको फाइन के रूप में देने ही पड़ेंगे। अब ये जज के ऊपर है कि वो उससे ज्यादा कितने करवा सकता है, मैक्सिमम 90 लाख रुपए आपके ऊपर फाइन लगेगा। एंड अब फाइन से ही आपका छुटकारा नहीं होगा, आपको इंप्रिजनमेंट यानी कि जेल होगी, जो कि मिनिमम 3 इयर्स की है और मैक्सिमम 10 साल की। क्लियर है? कम से कम 3 साल की और मैक्सिमम 10 साल की जेल आपके ऊपर होगी। तो यानी कि किसी सेक्शन 8 कंपनी ने अगर कोई फ्रॉड किया है, या तो कंपनी ने किया, कंपनी के डायरेक्टर ने कंपनी के नाम से फ्रॉड किया, तो फिर अगर वो फ्रॉड फाउंड हो गया कि हाँ भाई इसने फ्रॉड किया है और वो फ्रॉड पब्लिक इंटरेस्ट में भी इन्वॉल्व था, तो फिर उस बंदे के ऊपर फाइन लगेगा मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रॉड, जितना उसने फ्रॉड किया उतना, और मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ फ्रॉड, और साथ में उस पर इंप्रिजनमेंट लगेगी मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम कितने साल की, 10 साल की। उम्मीद है समझ में आया। ये तो तब जब पब्लिक इंटरेस्ट में इन्वॉल्व हो। अब दूसरी साइड है इफ इट डज नॉट इन्वॉल्व इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो बेटे ये आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यहां पर एक पेज ये है, एक अगला पेज है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब जरा आगे आए, तो ये वाली जो लाइन है वो है पब्लिक इंटरेस्ट में इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर फ्रॉड पब्लिक इंटरेस्ट में इन्वॉल्व नहीं है तो हमें यह चेक करना है कि फ्रॉड का अमाउंट क्या था, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर फ्रॉड का अमाउंट, इफ अमाउंट ऑफ फ्रॉड इज लेस देन ए, तो अब ये ए क्या है, ए बेटे ये है कंपनी का जो टर्नओवर है। मान लो कंपनी का टर्नओवर है 2 करोड़ रुपए, ठीक है, तो 2 करोड़ का 10% ऑफ अमाउंट ऑफ टर्नओवर और ₹10 लाख विच एवर इज लोअर। अगर फ्रॉड का अमाउंट इससे कम है, जैसे कि 2 करोड़ का टर्नओवर है, तो 2 करोड़ का टर्नओवर उसका 10% क्या हो गया, 20 लाख रुपए, और 20 लाख और 10 लाख में लोअर क्या है, 10 लाख रुपए। यानी कि अगर फ्रॉड का अमाउंट 10 लाख रुपए से कम है तो फिर फाइन लगेगा मैक्सिमम 50 लाख रुपए का, जेल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, मैक्सिमम 5 साल की। डन। लेकिन अगर अमाउंट ऑफ फ्रॉड मोर देन और इक्वल टू ए है, मतलब 10% ऑफ जो भी कंपनी है, उस कंपनी का जो भी टर्नओवर है उसका 10%
और 10 लाख विच एवर इज लोअर, जो भी अमाउंट आएगा अगर फ्रॉड उस अमाउंट से ज्यादा का किया गया है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो किसी कंपनी का टर्नओवर है कुछ 80 लाख रुपए का, तो 80 लाख रुपए का टर्नओवर मल्टीप्लाई 10% कर दो, क्या है 8 लाख रुपए, और 10 लाख दोनों में लोअर क्या है 8 लाख। फ्रॉड अगर आपने 8 लाख से कम किया है तो फिर ये वाली सिचुएशन, और फ्रॉड अगर 8 लाख से ज्यादा किया है तो फिर ये, और थोड़ा सा गलत हो गया, 8 लाख से ज्यादा का आपने फ्रॉड किया है तो आपके ऊपर क्या लगने वाला है, आपके ऊपर लगने वाला है फाइन, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रॉड, मैक्सिमम 3 टाइम ऑफ फ्रॉड, और आपके साथ में जेल होगी, बस जेल में या 6 महीने की जेल, और साथ में मिनिमम 6 महीने की जेल और मैक्सिमम 10 साल की आपके ऊपर जेल हो जाएगी। क्लियर है? ऊपर वाला जो पब्लिक इंटरेस्ट में इन्वॉल्व है उससे मिलता जुलता है, बस वहां पर मिनिमम जेल 3 साल की और यहां पर मिनिमम जेल कितने की है 6 महीने की। डन है? तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो, तो सेक्शन 8 कंपनी हमारा डन हो चुका है। तो यहां इन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स दिए हैं, जरा ये भी देख लेते हैं। फॉर्म्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम शेयर कैपिटल अप्लाई नहीं होती, कुछ भी आप शेयर कैपिटल रख सकते हो। अपना प्रॉफिट उसी ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में लगाओगे, डिविडेंड नहीं दोगे, और एक स्पेशल लाइसेंस सीजी से लेना पड़ता है। नाम के अंत में लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है, लाइसेंस रिवोक कर लेंगे अगर गलत काम किया कुछ तो, और गलत काम किया तो आपके स्टेटस को कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मतलब आप सेक्शन 8 कंपनी से नॉर्मल पब्लिक प्राइवेट कंपनी भी बन सकते हैं, बंद भी हो सकते हैं, वाइंडिंग अप भी हो सकते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। नॉर्मल कंपनी को 21 दिन में नोटिस देना पड़ता है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी अगर जनरल मीटिंग बुला रही है तो 14 दिन का भी नोटिस दे सकती है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के अंदर होती है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी नॉमिनेशन, रेम्युनरेशन और शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि दूसरी कंपनी को पड़ती है, और एक पार्टनरशिप फर्म भी सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है, क्योंकि इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है। डन बेटे? तो ये हमारा हुआ सेक्शन 8 कंपनी। चलो जी, अब छोटी छोटी कुछ कंपनीज हैं, इनको भी देख लेते हैं, एंड एक क्लासेस ऑफ कंपनी का पूरा टॉपिक आज हमारा खत्म हो जाएगा। अगली कंपनी है मेरी डोरमेंट कंपनी, सेक्शन नंबर 455। 3 से 4 मिनट मैक्सिमम, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, डोरमेंट शब्द का मतलब ही होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब स्लीपिंग। आपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अगर पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो बाद में पढ़ेंगे। एक डोरमेंट पार्टनर होता है, स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं उसको। तो ऐसी डोरमेंट वर्ड का मतलब होता है स्लीपिंग, मतलब कोई एक कंपनी जो अभी एक्टिव नहीं है। तो देखो क्या हुआ कि मान लो कि मेरे पास कोई इंटेलेक्चुअल एसेट्स है, कोई पेटेंट है, कोई कॉपीराइट है, या कोई फ्यूचर एसेट्स मेरे पास है, कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट आने वाला है, तो आज ही मैंने अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा लिया, लेकिन अभी उस कंपनी का कोई भी बिजनेस नहीं है, मतलब उस कंपनी का अभी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब जो डेली बेसिस के सेल परचेज होते हैं वो ट्रांजैक्शन नहीं है। हाँ, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में वो चीज इन्वॉल्व नहीं होगी जब कंपनी को बनाते वक्त प्रमोटर को रेम्युनरेशन दिया हो, आरओसी को फीस दी हो, ऑडिटर अकाउंटेंट को पैसे दिए हो, वो चीज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब नॉर्मली कंपनी का जो है, जैसे सारी कंपनियों का अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होता है वैसे इस कंपनी का अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता। इस कंपनी को हम लोग डोरमेंट कंपनी कहते हैं। क्लियर है? दोबारा से बोल रहा हूं, डोरमेंट कंपनी मतलब वो कंपनी जो अभी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही। उस कंपनी का कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट है जिसके लिए आज इनकॉर्पोरेट हो रही है, कोई इंटेलेक्चुअल एसेट्स होल्ड करके रखी हुई है जिसका फ्यूचर में यूज होगा, बट आज सेफ्टी के लिए उस कंपनी ने अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर लिया, उसको डोरमेंट कंपनी कहते हैं। पढ़ते हैं। Where a company is formed and registered under this act for a future project or hold an assets or intellectual property and has no significant accounting transaction. Clear है?
Such a company or an inactive company, इसको मैंने बोला inactive company, may make an application to the ROC in such manner as may be prescribed for obtaining the status of dormant company. तो इनएक्टिव कंपनी कौन सी होती है? ये वो कंपनी होती है जो कोई भी बिजनेस नहीं कर रही, कोई ऑपरेशन नहीं कर रही, उसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। तो 2 कंपनी बताई मैंने, एक डोरमेंट और एक इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव मतलब जो एक्टिव नहीं है, जिसने अपने पिछले 2 साल से कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं करी। और डोरमेंट कंपनी मतलब वो कंपनी जो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए आज इनकॉर्पोरेट हुई है, जिसने कोई इंटेलेक्चुअल एसेट्स को होल्ड किया हुआ है। सेक्शन नंबर 455। तो यहां सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब बताया हुआ है ऐसी ट्रांजैक्शन अदर देन, जैसे कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में रजिस्ट्रार को फीस दी होगी और कुछ लॉ की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए पैसे दिए होंगे, शेयर को लॉट किया होगा और अपने ऑफिस और रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कुछ पैसे दिए होंगे अकाउंटेंट्स वगैरह को, तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में नहीं आता। ठीक है बेटे। अगली कंपनी की बात करेंगे हम, निधि कंपनी। बिल्कुल 1 मिनट का है बेटे। निधि कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है, एक तरीके का एक सोसाइटी होती है जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं और वो मेंबर्स आपस में जो है एक दूसरे का म्यूचुअल बेनिफिट करने के लिए कंपनी बनाई गई है, जिसमें वो मेंबर्स आपस में लोन लेना, लोन देना, एक दूसरे की सेविंग एफर्ट को, सेविंग हैबिट को बढ़ाने के लिए ये वाली कंपनी खोली जाती है, जिसको आप निधि कंपनी कहते हैं। ठीक है। सेक्शन 406 कह रहा है, इन दिस सेक्शन निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मीन्स ए कंपनी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर टू बी निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी एज द केस मे बी। निधि कंपनी आर क्रिएटेड मेनली फॉर कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमॉन्ग इट्स मेंबर। मेंबर्स को सेविंग बढ़ाने के लिए इस कंपनी को बनाया गया। डन। होते नहीं, वो कुछ 10-12 लोग होते हैं मेंबर्स, एक सोसाइटी बना लेते हैं और आपस में वो सेविंग हैबिट को बढ़ाते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उसको निधि कंपनी कहते हैं। अगली है बेटे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये बड़ा आसान है। सेक्शन नंबर 4A कंपनीज एक्ट हुआ करता था 1956 का, जो कि चेंज होकर अब सेक्शन नंबर 465 हो गया कंपनीज एक्ट 2013 का। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा कैपिटल लगा होता है। अब आप बोलोगे सर ये तो गवर्नमेंट कंपनी में भी होता है। बेटे गवर्नमेंट कंपनी कोई भी ऑब्जेक्ट पे काम कर सकती है, लेकिन इनका ऑब्जेक्ट सिर्फ फाइनेंस का काम होता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, आपने सुना है? LIC में गवर्नमेंट का स्टेक है 51% से ज्यादा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कंपनी, कोई भी स्पेसिफाइड कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता रखे हैं, जैसे IDBI बैंक, नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो इन सबको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम दिया जाता है। अगर एक वर्ड में बोलें, कंडीशन फॉर एन इंस्टीट्यूशन, ये सेंट्रल और स्टेट एक्ट के द्वारा आए होते हैं। जैसे LIC है, LIC सेंट्रल एक्ट से आया हुआ है। ठीक है। और एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय CG और पार्टली बाय 1 और मोर स्टेट गवर्नमेंट। तो सिंपल, पार्टली बाय CG और पार्टली बाय SG, या पूरा SG या पूरा CG ने होल्ड करके रखा हुआ है, उस कंपनी को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, जिनका काम फाइनेंस का होता है, सिर्फ पैसों का होता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ICICI बैंक, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये सब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। समझ में आ गया जी? तो बेटे अब हमारा ये जो क्लासेस ऑफ कंपनी का टॉपिक है, ये पूरा का पूरा आज की डेट में हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। अब हमारा अगला टॉपिक है मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो मैं एक काम करता हूं, इस वाले टॉपिक को हम लोग अगली क्लास के अंदर शुरू करते हैं। आप ये वाली क्लास देखें, अगली क्लास में हम शुरू करेंगे। अगली जो वीडियोस है वो 2 दिन के गैप के बाद अपलोड होगी। होली है सामने और मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो 2 दिन बाद। तब तक के लिए आप पिछली सारी वीडियोस को लगातार अच्छे तरीके से देख लें। थैंक यू सो मच। और आपसे जो मैंने रिक्वेस्ट की, आप प्लीज मेरी वीडियोस को फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों के बीच में। अगर उनको अच्छा लगता है तो अच्छा, नहीं लगता इट्स फाइन, कोई इश्यू नहीं है। बट अगर अच्छी क्लास आपको लगी और आपको लगता है कि वर्थ है कि मैं इस
क्लासेस को रिकमेंड कर सकता हूं किसी दोस्त को तो ही आप करना, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।